हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सो कमिंग ऑन टू अवर चैप्टर 2। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है सीरीज़ के अंदर, एंड दिस इज़ 2.1। 2.1 वो एक्सरसाइज है कि जिसमें आपके ढेर सारे मतलब बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे, काफ़ी ज़्यादा आप सारे तमाम लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसके अंदर। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर ये वीडियो आप लोग एंड तक देख लोगे तो होपफुली ये जितना भी सेट्स वगैरह का जितना भी रौला है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरे ज़हन में रखना ये बात। इसमें से अक्सर 2 से 3 एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने करना है, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर करने हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आएगी वीडियो के अंदर। यार वीडियोस थोड़ी-सी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है? मेरे सेमेस्टर के। सो बाय द एंड ऑफ 2nd और 3rd ऑफ द जून हम इसको कंसिस्टेंटली अपलोड करेंगे, एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं दिन की कम से कम 2 अपलोड्स करूँ ताकि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें, ठीक है? सो यार एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरी कोशिश है। आई एम अ सोलो गाय एज वेल, वन मैन आर्मी काइंड ऑफ अ पर्सन। तो जस्ट मेरी एफर्ट के लिए ये लाइक कर देना। जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो कि नई जो पार्ट है वो आए। सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। एज ऑलवेज लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अवर एक्सरसाइज 2.1। सो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना यार, बहुत आसान है। सेट का कॉन्सेप्ट। सेट होता क्या है एक्सपर्ट गाय, हमें बताओ यार, ये क्या सेट नाम की चीज़ है, क्या है ये? यार ये इंग्लिश की डेफिनेशन सबसे पहले हम एक पढ़ लेते हैं, ताकि जो हमारे ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये सारी लिखी है, ये उनकी मेहनत रायगा ना जाए। सो सेट इज़ बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। ठीक है। ओ भाई एक्सपर्ट गाय, क्या बोल दिया, समझ ही कुछ नहीं आई यार। मैं समझाता हूँ। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। यार देखो, आपके पास हैं एक पहले से डिफाइन किए हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ये डिस्टिंक्ट होंगे हमेशा। जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं आपको कह दूं, मुझे बताओ सेट, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट में ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि पहले से ये लोग पहले से ये डिफाइंड हो चुके हैं। मींस इट्स क्लियर व्हाट बिलोंग्स टू अ सेट एंड व्हाट डजंट। ठीक है, कि क्या चीज़ एक सेट के अंदर आएगी और क्या चीज़ सेट के अंदर नहीं आएगी, ये हमें पहले से पता चल गया है। ठीक है, और सेट के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये आएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे, इनको हम कहते हैं एक सेट पूरा। ठीक है, इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, इनको हम कहते हैं सेट। ठीक है, अब ये चीज़ ज़रूरी है कि ये जो एलिमेंट्स अंदर हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये यूनिक हों, ये डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए। मैं पेन थोड़ा सा अगर लाइट ले लूँ ना यहाँ पे, तो आप लोगों को बेटर समझ आ जाएगा। हम कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, और थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, ये होने चाहिए यूनिक, सबसे पहली बात। अब एग्जाम्पल दो हमें एक्सपर्ट का, ऐसे नहीं समझ आ रहा है यार। यार सबसे आसान एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जाती है एमसीक्यू में। सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या बनेगा? आपको पता होना चाहिए हमेशा। ये तो बहुत आसान है कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स का सेट कैसे बनाएंगे? उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये देखो सारे यूनिक हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। ना ए रिपीट हो रहा है, ना ई रिपीट हो रहा है, ना आई रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ये सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। सो सेट के अंदर हमेशा एलिमेंट्स यूनिक होंगे। अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट बनाऊंगा तो मैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह मैं सेट ऑफ होल नंबर्स होगा तो उसमें भी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर दूंगा। 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल होल नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, एंड all the elements between the curly braces are unique, there is not a single duplicate, this is what it's called a set। अब सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं यार। या हमारे जितने भी ये गोरे हैं, बाहर के लोग हैं, इन सबको बहुत शौक है मुख्तलिफ मुख्तलिफ टर्म्स इंट्रोड्यूस करने का, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मेथड्स इंट्रोड्यूस करने का। सो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, कुछ भी नहीं है ये, मैं आप लोगों को बहुत आराम से आसान तरीके से बताता हूँ।
सबसे पहले अगर हम चले जाएं methods to describe a set, there are three methods to describe a set. One is called descriptive, one is called tabular, one is called set builder notation. डिस्क्रिप्टिव से ही लफ्ज़ से समझ आ रहा है हमें कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर एक्सप्लेन करना या बताना, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड. सो डेफिनेशन है कि डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स एक्सप्लेनिंग व्हाट इट कंटेन्स. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं यहाँ पे कलर इसका दोबारा चेंज करता हूँ. सबसे पहले हमें कहा जाता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, सेट एक हो. मतलब एग्जांपल के तौर पे एमसीक्यू इस तरह का आ जाता होता है, इसमें से अगर आएगा तो कि आपको गिवन होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और आपको बताया गया होगा कि अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना, दीज बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. ठीक है, अब आपको कहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव वे में इसको डिस्क्राइब करो, तो कुछ भी नहीं है यार. मुझे बताओ इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी इंग्लिश में. आप लोग बता सकते हो कि दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यही होगा ना, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, 5 तक क्लोज हो रहा है, आगे कोई डॉट नहीं है, मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये फाइनाइट सेट है बेसिकली हमारा. ठीक है, 1 से 5 पे क्लोज हो रहा है, बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. सो यू कैन इजीली से इट्स descriptive way of describing this set will be the set of first 5 natural numbers. ठीक है, और ये किसी के लिए भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, आप बस ये समझ लो कि आपने इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है. ये है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड. नंबर 2, टेबुलर मेथड क्या होता है. ठीक है, टेबुलर मेथड को आप ये कहते हो कि वही जो मेथड ये वाला हमने ऊपर अभी डिफाइन किया है कि अगर हम इस जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको हम ब्रैकेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स को हम अगर करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दें तो ये हमारा एक कहलाता है सेट. तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एक सेट को. ठीक है, ये देखें, ये हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को. ठीक है, टेबुलर मेथड के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से. ठीक है, ये भी समझ आ गया. लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विदिन कर्ली ब्रेसेस. लास्टली हमारा है कि यूज अ रूल और अ कंडीशन टू डिफाइन अ सेट. दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है कि यार इसी चीज़ को ना एक थोड़े से फैंसी वे में लिख देना, लेकिन छोटा करके लिखना. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये जितने सपोज कर लो कि 1 2 3 4 5 ये है आपका एक एक्स. ठीक है, एक्स है आपका एक नंबर. ठीक है, एक्स आपका है नंबर जो जिसमें है आपके नेचुरल नंबर. सो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है, ये एक्स है आपका नेचुरल नंबर्स का एक सेट. सो हम इसको अगर लिखना चाहें 1 2 3 4 5, इसको कहा जाए कि लिखो जी आप इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में, तो क्या कैसे लिखोगे आप एक्स. ठीक है, सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स दिस एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, और इसको करली ब्रेसेस में क्लोज कर दोगे, सिंपल एज इट इज. ठीक है, आप कह रहे हो कि x इज अ नेचुरल नंबर, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है. x सच दैट, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा. ठीक है, जो भी आपका नंबर यहाँ पे होगा, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं. x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. एंड का साइन ये है आपका, ये एंड होता है, और ये वाला साइन और होता है. ठीक है, ये और है, ये वाला एंड है, ये एंड है, मैं लिख भी देता हूँ ऊपर, एंड है, और ये वाला और है. ठीक है, नीचे वाला, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, ये है आपका सेट नोटेशन, बिल्डर नोटेशन. और इसकी डेफिनेशन के वे टू डिस्क्राइब अ सेट बाय स्टेटिंग अ रूल दैट इट्स एलिमेंट मस्ट फॉलो यूजिंग द फॉर्मेट x सच दैट अ कंडीशन. x के बाद x सच दैट ये आएगा ही आएगा, उसके बाद एक कंडीशन आएगी पूरी. ठीक है, वो जो मैंने आपको भी बता दिया. इट ऑफन इंक्लूड सिंबल्स लाइक नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स. यहाँ पे कोई भी आ सकता है कि x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू अ इरेशनल नंबर. वो आप लोग देख के क्वेश्चन के हिसाब से कहोगे. अब इसमें से सवाल कैसा आता है, आप लोगों को ऐसे कहा जा सकता है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10. आप लोग उसकी बनाओगे, बहुत आसान है. x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 2, ठीक है, बिटवीन 2 and 10, एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब x बड़ा है 2 से. ठीक है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, उससे कम स्टार्ट नहीं हो सकता. x इज लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, 2 से लेके 10 तक की रेंज है. ठीक है, 10 से आगे नहीं जा सकता. एंड x इज इवन, ये बिटवीन 2 and 10 एंड x इज इवन. ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, ठीक है, एंड x is less than 2 is less than equal to x is less than equal to 10.
ठीक है, ये रेंज आपकी कवर हो गई एंड आपने बता दिया लास्ट में कि एक्स है आपका इवन। सही है, ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंड शॉर्ट रूल है कि आप लोग एग्जैक्टली ऐसे ही लिखोगे तो ठीक होगा। कोई एक आधी चीज़ आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो, लेकिन उसकी जो फॉर्मेट है लिखने का वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस मीन्स एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 2 and 10 एंड मस्ट बी इवन। ठीक है, मस्ट बी इवन होना चाहिए क्योंकि कंडीशन है ऑल इवन नंबर्स की। अगर आप ये एंड पे नहीं लगाओगे एंड की कंडीशन, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन बस ट्रू हो, ये ना भी। अगर यहाँ और लगा दोगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक कंडीशन ट्रू भी हो, दूसरी को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये एंड का मतलब है कि लाजमी बात है कि ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि मतलब वो जो नंबर्स हैं वो इस रेंज में भी हों और वो इवन भी हों। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। सो दिस वॉज ऑल ways of describing a set and the definition of set. I hope this is clear. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी हमारा अगला जो है टाइप, ठीक है, सेट्स की। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, सो हमने एक-एक को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली हमने समझना है। जैसे कि आप लोगों को ये समझाया है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। सो होपफुली अगर कोई भी एमसीक्यू या कहीं पे भी ऐसे पूछा जाए कि आप सेट बिल्डर की नोटेशन में लिखें, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने ऐसे लिखना है, टैबुलर में इसी तरह से हमने रिप्रेज़ेंट करना है और डिस्क्रिप्टिव में मैंने कैसे करना है। ठीक है, रिप्रेज़ेंट। नाउ कमिंग ऑन टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यार नाम से ही समझ आ रहा है। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो लिमिटेड हो, जिसको आप गिन सको। ठीक है, अ सेट विद अ लिमिटेड काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिनको आप गिन सको, ऐसा सेट। ठीक है, जिसके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं वीकेंड का एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास मंडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है। ठीक है, ये राइटिंग को थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ इस पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है लिखना, इस वजह से। वेडनेसडे है, थर्सडे है एंड देन हमारे पास है जी फ्राइडे, फिर है हमारे पास सैटरडे एंड फिर है हमारे पास संडे। अगर कहा जाए कि आप बनाओ जी एक ऐसा सेट जो कि वीकेंड के वीकडेज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। सो अब आप लोग देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दीज आर ऑल फाइनाइट। ये स्टॉप हो रहा है अब यार, कोई नया तो नहीं हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना दिन। संडे के बाद कोई और हम करवा दें कि भाई फन डे। ठीक है, ये तो कोई नहीं है ना, ये आगे चलता रहेगा, ये तो रुक रहा है। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। ठीक है, एलिमेंट्स को, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स बेसिकली। सो इसको हम कहेंगे जी फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, ये है जी हमारा फाइनाइट सेट। अब अगर एक ऐसा मैं आपको कहूँ कि नंबर्स हैं, नंबर्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। यार देखो, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट हैं भाई, इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जिसके आगे पहली बात तो ये डॉट आ जाए ना, इसको हमेशा याद रखना। कहा जाता है कि ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही, ये चलती जाएगी इनफाइनाइट वे तक। ठीक है, सो ये डॉट एक नोटेशन होती है, रिप्रेजेंट करती है कि ये इनफाइनाइट है चीज़, या ये ख़त्म नहीं हो रही, ये भी आगे प्रोसीड करती रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे मैंने फर्दर लिखा हुआ भी है कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमारा फाइनाइट होगा क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, सो इट्स फाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट, इट गोज ऑन फॉर एवर, सो इट्स इनफाइनाइट, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। दिस इसी तरह होल नंबर्स, इसी तरह इंटीजर्स और मुख्तलिफ जो हमारे नंबर्स के सेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट होते हैं, ये रुकते नहीं होते हैं, ये लामहदूद हैं, ये कभी रुकने वाले नहीं हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। होप दिस क्लियर्स आउट योर डाउट्स। ठीक है, ऑन दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है यार? सब सेट, सेट क्या होता है पहले ये दोबारा से बता देता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम अगर यहाँ लिखें तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये है जी आपका एक सेट। सब का क्या मतलब है? सब का मतलब उस सेट के अंदर का हिस्सा। ठीक है, सब सेट, उसी सेट के अंदर का कोई हिस्सा, उसको कहते हैं सब सेट। अब अगर मैं इस सेट के अंदर से ऊपर में से दो एलिमेंट्स उठा लूँ, 1 और 2, मुझे एक बात बताओ, ये 1 और 2 इसका हिस्सा हैं कि नहीं है? है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन हमारा सेट है, उसके अंदर से हमने उठाया है 1 और 2 सिर्फ। सो ये कहलाएगा सब सेट। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट योर डाउट्स ऑन दिस एज वेल। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी रिटन एज, इसका सिंबल इस तरह का होता है, ये जो आपका सिंबल है ना, ये और इसके नीचे एक लाइन,
ठीक है, इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल के तौर पे बी की वैल्यू उसने बताई है कि 1 2 3 4 है और ए है 1 2। ए सबसेट है बी का बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए 1 and 2 इज ऑल्सो इन बी। ठीक है, मैं बताता हूँ कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, दोबारा से बताता हूँ, आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो ये, इसका मतलब है कि ए है जी आपका, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो इन बी। एवरी एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो इन बी मतलब हर एलिमेंट ए के अंदर जो है वो बी के अंदर भी मौजूद है, कोई ना कोई मौजूद है, कोई एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, जो भी एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है उसका कोई हिस्सा बी, मतलब बी में भी मौजूद है। अब एग्जांपल उसने दी हुई है, देखो बी की वही 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो 1 और 2 ए के अंदर भी आ रहे हैं। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए जो है हमारा वो बी का सबसेट है। ठीक है, बिकॉज ए के अंदर 1 और 2 भी आ रहा है जो कि बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, ये एक नोट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यू में पूछी जाती होती है कि जो आप लोगों का ये एम्प्टी सेट होता है इस तरह जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ये होता है जी सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है आपका ये हर किसी का सबसेट हो सकता है। ठीक है, आपको कहा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उसमें भी एम्प्टी सेट हो आपका, ठीक है, कहीं पे मौजूद हो, मतलब नंबर्स ना हो और कहा जाए, ठीक है, या आपका होल नंबर की बात की जाए या किसी भी चीज़ की बात की जाए। ठीक है, एक एम्प्टी सेट, ठीक है, जो है आपका ये अगर मौजूद हो, ठीक है, तो ये आपका सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये चीज़ पूछी जाती है एमसीक्यू में, अक्सर पूछ लेते होते हैं। सो यू ऑल हैव टू नाउ रिमेंबर कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, बिकॉज एम्प्टी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ज़रूर नेचुरल नंबर्स का हमारा हो उसमें भी अगर हम कुछ ना लिखें एम्प्टी है। वीकेंड का हमारा एक सेट हो, वीकडेज का हमने रिप्रेजेंट करना हो, वो भी एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, और इसके ये भी हो सकता है कि एक चीज़ एम्प्टी है और एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर ये एम्प्टी सेट भी आ रहा है और इसके साथ कोई और वैल्यू भी आ रही है, ये चीज़ भी हो सकती है, बिल्कुल, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ये कहने का मकसद ये है कि जो आपका एम्प्टी सेट है इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। आई होप दिस क्लियर्स आउट द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, हम लोग दोबारा भी एम्प्टी सेट की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेटिव वे के अंदर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी को तो वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात और करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के हमारे, जो कि है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है ये। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, प्रॉपर को इम्प्रॉपर कराते हैं और इम्प्रॉपर को प्रॉपर कराते हैं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, इसको लिख लेना। ये नोट्स आप लोगों को इस तरह हैं कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि छोटी छोटी लाइन के अंदर एक एक लाइन में विद एग्जांपल आप लोगों को ये चीज़ करवाई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी रिटन एज ए प्रॉपर सबसेट है बी का इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट इन इट। ओह अल्लाह, एक्सपर्ट गाय, इतनी मुश्किल डेफिनेशन कुछ समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ, दोबारा से सुनो। ए है जी आपका प्रॉपर सबसेट बी का। ठीक है, कैसे? ये है तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। जहाँ ये सिंबल देखो ना, इसके नीचे अगर लाइन आ जाए ना, तो उसको मैंने आप लोगों को ऊपर अभी बताया था, अगर नीचे लाइन आ जाए इस तरह से तो हम इसको क्या कहते हैं? सबसेट। लेकिन अभी यहाँ पे लाइन नहीं है, ये है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब अब आप लोगों को समझ आएगा। अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए प्रॉपर सबसेट है बी का तब जब इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए, इसमें कंडीशन एक ये है कि ए को सबसेट होना चाहिए बी का। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या था सबसेट ऑफ बी का? इसका मतलब ये था कि ए बी का कोई, बी के कोई ऐसे एलिमेंट्स या कोई ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद हो।
ठीक है। सपोज हमारा बी है जी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ए के अंदर अब आ रहा है 1 भी आता है ना, 1 आ जाता है, 3 आ जाता है। सो आप इसको कह सकते हो कि ये है जी आपका सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें 1 और 3 आ रहा है जो कि बी के अंदर मौजूद है। सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो बी है, बी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट इन ए, कि बी का अपना कोई ऐसा एक एलिमेंट हो जो कि ए में मौजूद ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बी में अगर एक एलिमेंट है जी 5, ठीक है, या 4 ही हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब देखो सबसेट बन रहा है क्योंकि 1 और 3 मौजूद हैं। ये देखो ये सबसेट तो हो गया, ट्रू कंडीशन हो गई, क्योंकि ए के अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि बी के अंदर हैं। सो इट इज़ अ सबसेट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने दूसरी कंडीशन देखनी है प्रॉपर के अंदर के बी का कोई ऐसा एलिमेंट जो कि ए के अंदर ना मौजूद हो, तब आप कह सकते हो कि ए है जी प्रॉपर सबसेट बी का। क्योंकि ए में देखो 4 मौजूद नहीं है इस वक्त, ठीक है। सो बी के अंदर 4 मौजूद है। सो यूनिक बी के अंदर 4 है लेकिन ए में नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, बी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट इन ए, ठीक है, नॉट इन ए, बी का एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए के अंदर ना मौजूद हो। एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में मौजूद ना हो, तब आप कह सकते हो कि ए है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट। और इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होगा, हम समझ लेते हैं ये भी। अ सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, आप कहोगे कि सेट ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का जब ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि उन दोनों के सेम सेट हों। मतलब अगर ए है जी आपका 1,2 सेट, तो और बी भी आपका होना चाहिए 1,2, ठीक है, दोनों को सेम होना चाहिए, ठीक है, तब ही आप कह सकते हो कि ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसकी दो कंडीशंस हैं मेनली, कि सबसे पहले तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि देखो अगर तो देखो, अगर मैं कह देता हूँ कि ए है मेरा 1,2, इसी तरह मैं कह देता हूँ बी है मेरा 1,2। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सोचना इसको, क्या क्या अगर मैं लिख दूँ ए सबसेट बी, तो क्या चीज़ होगी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ठीक है, अगर आप लोगों ने सोचा कि ये ट्रू होगा तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ए सबसेट है बी का, बिकॉज 1 और 2 इसमें भी मौजूद है। और जो अगर हम बी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी 1 और 2 मौजूद है जो कि आप ए से उठा रहे हो, ठीक है। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, मैं दोबारा बोलता हूँ, बी के अंदर 1 और 2 मौजूद हैं, और वही आप ए के अंदर भी देख सकते हो कि 1 और 2 मौजूद हैं ए के सेट में। सो हम कह सकते हैं कि ए है सबसेट बी का, ठीक है, ये क्लियर है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो बी के इक्वल होने चाहिए, तब अब यहाँ पे इक्वल है, 1 और 2 यहाँ पे भी है और 1 और 2 यहाँ पे भी है, दोनों इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा होगा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट। लास्टली दोबारा से एम्प्टी सेट की अगर मैं बात करूं जल्दी से, तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी ऊपर के एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है। एम्प्टी सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका ये है फाई, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहेंगे देखो सेट ऑफ पीपल हु आर 12 फीट टॉल, मुझे बताओ कितने लोग हैं यार जो 12 फीट से भी ज़्यादा लंबे हैं दुनिया में? मुश्किल से ही कोई एग्जिस्ट करता होगा मेरे ख्याल से, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे बताना। मैंने एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल ली थी, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है, क्या पता आपके नेबर्स में कोई हो, देख के बताना अगर कोई हो तो लाजमी कमेंट्स में। लेकिन 12 फीट टॉल कितने लोग हैं? नहीं है, कोई भी नहीं है। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, आपको कहा जाए सेट ऑफ पीपल हु आर 12 फीट टॉल, आपको ट्रिक करने के लिए। सो यू हैव टू नो कि ये एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट एन एम्प्टी सेट इज़। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। और मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड।
ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं पावर सेट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी, इसमें भी आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। ये आप लोगों की बुक में भी लिखी है वैसे, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चंस भी हैं ताकि आप लोग कर सको। पावर सेट होता क्या है यार? अभी हम बात करते आ रहे हैं सबसेट्स के ऊपर, ठीक है? तो तमाम पॉसिबल आपके सबसेट्स, ठीक है, ये हैं आपके पावर सेट, ये है आपका पावर सेट। एक किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स, ये हैं आपका पावर सेट, ठीक है? सो सपोज मैंने एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे कि मेरे पास एक सेट है 1 2, ठीक है? इसके जितने भी सबसेट्स होंगे ना, दिस इज व्हाट पावर सेट इज इक्वल टू पावर सेट, ठीक है? ये होगा जी आपका पावर सेट, ठीक है? ये डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड पी ऑफ एस रिप्रेजेंट, इसको करते हो पावर ऑफ सेट, ठीक है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। एस के, ये हमारा एस है, इसके जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, ये आपके कहलाएगा पावर सेट, ठीक है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। इफ इफ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स, इस पावर सेट हैज़ 2 की पावर n एलिमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारा सेट है 1 2, आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में या पेपर में कि बताओ भाई इसके कितने, इसका पावर सेट क्या होगा या इसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है? तो बहुत आसान है, 2 की पावर n, याद रखना, बस ये चीज़ याद रखनी है। कहीं पे भी आ जाए पावर सेट का, कहीं पे भी पूछ लें कि सेट के बताओ कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है? बनाने पड़ जाते हैं आपको, आगे कुछ सवालों के अंदर आप लोगों को खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है? आगे हम लोग जब चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी वाले, चैप्टर 7, उसमें आप लोगों को, मेरे ख्याल से चैप्टर 7 था शायद, यस, उसमें हमें खुद ये बनाने पड़ते थे, ठीक है? हम बनाते होते थे एक सेट से सबसेट्स, हम उसके बनाते होते हैं। सो यही फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n। अब n क्या है? n है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं? 1 और 2, ठीक है? तो 2 की पावर 2 कितने हो गए? 2 की, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि आपके 4 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, उस सेट के। एंड दिस इज कॉल्ड योर पावर सेट, ठीक है? अब मैं बना के भी दिखा देता हूँ, मैं बना के खुद ही दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पे आप लोग देखो 1 और 2 है ना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था ऊपर? अब आप लोगों के लिए वो बात समझनी बहुत आसान होगी। मैंने आपको कहा था कि अ एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बोला था या नहीं बोला था? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक तो होगा जी हमारा एम्प्टी सेट यहाँ पे, ये क्योंकि हो सकता है सबसेट किसी भी सेट का हो सकता है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इसके अलावा एक हो गया, अब देखो इसमें से, ये देखो 1 हो सकता है, ठीक है? सपोज करो 1, ठीक है, 1 आ गया मेरे पास, तो 1 भी हो सकता है। इसी तरह ये हम लिखेंगे इसके अंदर, सिर्फ अगर 1 हम लें, 1 भी हो सकता है हमारा एक सेट, सबसेट। इसी तरह 2 भी हो सकता है हमारा एक सबसेट। इसी तरह हमारा 1 और 2 भी हो सकता है इकट्ठे, है कि नहीं? मुझे बताओ। 1 हमारा सबसेट हो सकता है इसका, एस का। क्यों? क्योंकि देखो एक एलिमेंट एस का इधर है, हमने उठाया हुआ है उसके अंदर से, एस है हमारा 1 और 2, उसमें से हमारे पास 1 आ गया इधर, तो ठीक है, 1 हम कह सकते हैं कि हमारा सबसेट है। इसी तरह 2 हम सिर्फ उठा लें, अगर अलग से 2 उठा लेते हैं, 1 को नहीं उठाते, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 2 बिलोंग्स टू दैट सेट, सो हमारा 2 भी सबसेट है, ठीक है, एक सबसेट है। इसी तरह अगर हम इकट्ठे 1 और 2 को उठा लें, तो तब भी हमारा एक सबसेट बन जाता है। तो ये कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। तो हमारी ये जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, ये ट्रू हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी। ये हमारा जो हमने लगाया है शॉर्ट ट्रिक, ये हमारी ट्रू हो गई। सो सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि सबसेट्स निकालो या पावर सेट निकालो, आपने 2 की पावर n निकाल डाल के एलिमेंट्स को गिन के ऊपर उसको कैलकुलेट करके आपको इससे ये पता चल जाएगा कि 4 सबसेट मेरे बनने हैं। अब आपका काम आसान हो जाएगा, अब आप लोग 4 ही बनाओगे। अगर आप अंधे व बनाते जाओगे तो आप लोग गलत करोगे। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि 2 की पावर n जो है, ये मुझे बताएगी कि कितने सबसेट्स मैं बना सकता हूँ एक सेट से, या इसको हम कहेंगे कि पावर सेट, ठीक है? पावर सेट होता है हमारा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस इज बेसिकली कॉल्ड पावर सेट, ठीक है? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इक्विवेलेंट का मतलब है कि 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी उनकी सेम है। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि 1 to 1, 1 to 1, या मतलब है मैनी टू मैनी, ठीक है, हो सकता है। ये कार्डिनैलिटी है, वो कह रहे हैं कि कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, या 1 to 1 हो या मैनी टू मैनी हो, ये नहीं है कि 1 to मैनी हो जाए, ठीक है? ये चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे,
लेकिन ये चीज़ अभी आपको कंफ्यूज करेगी। वैसे मैं आपको कार्डिनैलिटी का मतलब बता रहा हूँ कि कार्डिनैलिटी का मतलब होता है वन, हमारे पास मल्टीपल कार्डिनैलिटीज होती हैं। कार्डिनैलिटी को क्या कहते हो आप लोग? रिलेशंस। एक तरह से अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो वो कह रहा है कि आपस में वन टू वन रिलेशन हो सकता है क्योंकि सेम है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। मैनी टू मैनी हो सकता है लेकिन वन टू मैनी नहीं हो सकता। ये नहीं है कि एक सेट में आपके पास एक हो और दूसरी तरफ आपके पास हो जी 1 2 3 4, ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि 1 टू 1 हो, यहाँ पे भी एक हो, दूसरी तरफ भी एक हो, ये ट्रू है कंडीशन, ठीक है। इसी तरह मैनी टू मैनी हो सकता है, यहाँ पे भी आपके 1 2 हो और दूसरी तरफ भी आपके 1 2 हो, ये भी आपकी ट्रू है। सो इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अगर देखो ए बी सी आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी तरफ भी 1 2 3 आ रहे हैं, तब भी ये इक्विवेलेंट होंगे। हमने सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि उनकी टाइप क्या हो, वो वर्ड्स हों, वो डिजिट्स हों, वो क्या हो। हमें कंसर्न है सिर्फ कि एलिमेंट सेम हो, उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। अब देखो ये मैनी टू मैनी की कार्डिनैलिटी है इनकी, ठीक है, कि यहाँ पे ए बी सी 3 है मैनी और यहाँ पे भी मैनी है, तो मैनी टू मैनी है। इसी तरह यहाँ पे अगर ए होता और यहाँ पे अगर 1 होता तब भी हम इसको कह सकते थे कि ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। इसमें आपके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 1 2 है, ठीक है, तो अगली तरफ भी आपका 2 या 1 हो सकता है या यहाँ पे 1 और 2 भी हो सकता है। यहाँ पे अब ये बात है कि आपका तब ही ए इक्वल होगा बी के सेट जब आपका दोनों तरफ इक्वल एलिमेंट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली का मतलब है लाजमी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 1 2 है तो अगली तरफ भी 1 मतलब डिजिट्स ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे आप 1 2 3 कर दो तो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे अगर डिजिट्स हैं तो अगली तरफ भी डिजिट्स होंगे लेकिन वो सेम होंगे। मतलब वही कार्डिनैलिटी वाली टर्म जो पीछे लगाई थी कि या मैनी टू मैनी होगा या 1 टू 1 हो सकता है, ठीक है। इनका जो ऑर्डर है वो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी हो सकता है, फिर भी ये इक्वल है क्योंकि देखो रिलेशन इनकी सेम है, मैनी टू मैनी, और देखो सेम एलिमेंट्स हैं, डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी डिजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, तब भी ये इक्वल सेट्स हैं। और इक्विवेलेंट में फ़र्क इतना था कि यहाँ पे टाइप ए बी सी भी हो, वहाँ पे 1 2 3 भी हो, तब भी वो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे अगर होता ना ये 1 2 3 और दूसरी तरफ भी होता 1, दूसरी तरफ होता है एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह देता हूँ 3 2 1, तो ये इक्विवेलेंट ना होते, दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। समझ आ गई होगी आई होप सो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सेट मेंबरशिप की, कि सेट मेंबरशिप में आप लोगों के पास दो साइंस होते हैं, ठीक है, आसान, बहुत आसान, ठीक है। ये जो है ना साइन मैंने ऊपर भी बताया था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, कि कोई सा एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट को, आप कह सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसी साइन के ऊपर यूं लगा दो ना तो इसका मतलब है कि एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो हमने मेंबरशिप बतानी होती है। मेंबरशिप का मतलब कि सेट की मेंबरशिप क्या है, कि कोई एलिमेंट उसको बिलोंग कर रहा है कि कोई एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास दो आइकन्स होते हैं, एक ये होता है बिलोंग्स टू का और एक ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि ए है मेरा 1 2 3, ठीक है। इसमें से मैं कह सकता हूँ कि 2 बिलोंग करता है मेरे ए को, ठीक है, क्योंकि देखो 2 मौजूद है ए के अंदर, ठीक है, 2 है ए के अंदर। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि 4 बिलोंग करता है ए को तो ये बात गलत होगी, क्योंकि देखो 1 2 3 का ये सेट है, इसमें ए में 4 नहीं है, तो इसको मैं कहूँगा कि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, ये चीज़ ट्रू होगी। अगर मैं कहता हूँ 4 बिलोंग्स टू ए, ये मेरा फॉल्स होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस विल बी माई ट्रू कंडीशन, ठीक है। ये समझ आ गया। यूनियन बहुत आसान है यार। देखो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को यहीं पे करवा देता हूँ। मेरे पास 1 2 3, ठीक है, ये मेरे एक सेट है। इसी तरह मेरे पास बी है 4 5 6। मैं कह दूँ कि ए यूनियन है बी का, तो कैसे निकालोगे यूनियन? ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, यूनियन का मतलब आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, तो याद रखना हमेशा के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे ना, जितने एलिमेंट्स, ये यूनियन अगर हम निकालते हैं ना, यूनियन का मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट्स ये है ना, हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। मतलब जितने ए में हैं वो भी लिखोगे, जितने बी में हैं वो भी लिखोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6,
ये होगा आपका यूनियन। देखो ए के भी सारे आ गए, बी के भी सारे आ गए। अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कोई एलिमेंट डुप्लीकेट होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। ये चीज़ें कोई इतनी बारीकी में नहीं बताता है। आप लोग तब यूनियन भी निकालोगे तो डुप्लीकेट को आपने नहीं लिखना, एक दफ़ा ही आपने लिखना है इसको, ठीक है। तब भी ये 5 6 ही रहेगा। ये नहीं होगा कि 3 आप लोग दोबारा उठा के यहाँ पे दोबारा लिख दो। ये हरकत नहीं करनी है। अक्सर लोग ये कंफ्यूज होकर कर देते होते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने यूनियन का मतलब ये कि डुप्लीकेट अगर आ भी जाता है कहीं पे तो उसको एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है, उस नंबर को, उस एलिमेंट को। और इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी आप एक साथ लिख दो। इसी तरह अगर सी भी होता हमारे पास कोई, और हमें कहा जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जितने एलिमेंट्स है ए के वो भी आएंगे, बी के भी आएंगे, सी के भी आएंगे, ए की उसके अंदर, ठीक है, हमारे सेट के अंदर। ये है जी हमारा यूनियन का सेट। इसी तरह आ जाते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करें। इंटर यूनियन का साइन ये होता है, याद रखना, ये यू, ठीक है, यू को याद रखना। और अगर यू को उल्टा कर दोगे तो इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट। और ये यू, यू जो है ये हमारा यूनियन है। यू से, यूनियन से याद रख लो यार, यूनियन से याद रख लो कि यूनियन के अंदर जो यू आता है ना, ये साइन है हमारा वो वाला, और इसका मतलब होता है यूनियन। और ये है जी इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट, ठीक है। ये इंटर, इनमें से एक याद रख लोगे तो उसका उलट आपने बस कर देना है, वो इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का ये मतलब होता है कि जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है, उनको आप लिखोगे एक सेट बना के। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई है, यहीं से देख लेते हैं हम, आसान रहेगा। 1 2 3, या ये भी मैं आप लोगों को दोबारा ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बेहतर तरीके से, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं एक सेट। ए का हम ले लेते हैं 1 2 3, और इसी तरह हम बी पे चले जाते हैं, हम ले लेते हैं जी 2 3, और इसी तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अब अगर हम कहें कि ए का यूनियन निकालो बी के साथ, ठीक है, तो इंटरसेक्ट निकालो, सॉरी इंटरसेक्ट निकालो बी के साथ, तो मैंने आपको कहा है कि जितने भी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे ए और बी के अंदर, वो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, 2 और 3। देखो 2 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है। 1 और 4 जो है वो अलग अलग है, वो कॉमन नहीं है। तो 2 और 3, ये आपका होगा इंटरसेक्ट का आंसर। इसी तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि 1 2 3 ए है, बी 3 4 5 है। तो देखो 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 आपका होगा इंटरसेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है जी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये होता है आपका कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, relative to a universal set is the set of all elements in U that are not in A, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम निकाल लेते हैं, अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं एग्जाम्पल एक, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 4 और 5 ये हमारा यू है, और ए की वैल्यू हमारे पास है जी 1 और 2। कॉम्प्लीमेंट अब हमने निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप लगा दोगे ना ये वाला साइन, ये डैश, ठीक है, जो भी इसको हम कह सकते हैं पोस्ट्रफी टाइप तो नहीं मैं कहूँगा, इसको डैश टाइप ही कहूँगा। आप इसको लगा देते हो तो इसका मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। अब आप लोगों का इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। आपको जो एक यूनिवर्सल सेट है ना वो गिवन होता है, ठीक है। पेपर में, सवाल में, एमसीक्यूज में कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, ठीक है, या वैसे कोई सवाल गिवन हो, एक यूनिवर्सल सेट आप लोगों को वो देते ही रहते हैं। ये है आपका यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, और आपको ए गिवन है। अब आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा कि एलिमेंट्स इन यू बट नॉट इन ए में आपका 1 2 मौजूद है, लेकिन यू के अंदर देखो 3 4 और 5 भी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये ए में मौजूद नहीं है। तो जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो लेकिन यू के अंदर यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कहता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 और 2 मौजूद हैं, ये देखो यू में 1 और 2 मौजूद हैं, लेकिन 3 4 5 मौजूद नहीं है। सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट। आगे हम लोग बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। Two sets are disjoint if they have no elements in common, their intersection is empty। अभी ऊपर बात की हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपके डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? दो सेट्स कहलाए जाते हैं डिसजॉइंट्स अगर उनमें कोई भी एलिमेंट हो, कॉमन ना हो। मतलब कहने का ये है कि जब आप इसका ए का, एक आपका सेट है ए,
ठीक है, ए है एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 और बी है आपका 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ ए इंटरसेक्ट बी, मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट कॉमन है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें, तो ये होगा एक एम्प्टी सेट। इसका जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालोगे, दिस विल बी अ एम्प्टी सेट बिकॉज नो एलिमेंट इज कॉमन इन दिस। आप लोग देख लो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब इसका हम सेट बनाएंगे, इसका निकालने के बाद हमने एक सेट बनाना होता है ना, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्ट बी को आप इस केस में यूं भी लिख सकते हो या आप लोग यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इट मीन्स दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट बिकॉज ए और बी डिसजॉइंट हैं, इस वजह से उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट। ए और बी दोनों अलग हैं, कोई कॉमन नहीं है उनका। जब आप इंटरसेक्ट निकालते हो तो उनका एम्प्टी सेट बनता है क्योंकि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। चलो जी, अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है हमारा ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं एंड आई होप कि आप लोग इनको नोट कर रहे होगे साथ साथ, बिकॉज ये जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं ना, ये ऐसा बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पूरा क्रक्स है। आप लोगों को अगर ये समझ आ जाएंगी तो समझो कि कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप लोग कर सकोगे अटैम्प्ट कोई भी सवाल। और इसकी चीट शीट और इसके एमसीक्यूज जो क्विज़ है उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है, वो तैयार पड़ी है बिल्कुल। मैंने खुद पर्सनली उसको बनाया है आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चीट शीट के अंदर मौजूद हैं और क्विज़ के अंदर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए 20 क्विज़ के एमसीक्यूज मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। कोई आपसे 5-6 हज़ार फीस नहीं ली जा रही कि हमारी अकेडमी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अभी के लिए हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग हमें फीडबैक दें, आप लोगों को समझ आए कि हाँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ पढ़ाने के साथ साथ क्लियर भी हो रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जाके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम पे जैसे ही फॉलो करोगे, मुझे डीएम करोगे किस चैप्टर की क्विज चाहिए, क्या चाहिए, आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अवर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स ये होते हैं कि टू सेट्स आर ओवरलैपिंग इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, ऊपर पड़ा था डिसजॉइंट सेट का। डिसजॉइंट सेट क्या था कि ए का इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ और इसमें कोई भी एलिमेंट ए और बी में कॉमन नहीं है तो ये एक एम्प्टी सेट देगा। लेकिन ओवरलैपिंग में बात ये हो रही कि अगर ए का इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ, ठीक है, उसके वो एम्प्टी सेट ना हो, मतलब कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाएगा ना ए का इंटरसेक्ट निकालने से। इंटरसेक्ट बी के साथ जब निकालोगे तो आप कह सकते हो कि ये एक ओवरलैपिंग सेट है। एग्जांपल के तौर पे देखो 1 2 3 ए है, बी है 2 3 4, इसमें से देखो 2 कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए का जब हमने इंटरसेक्ट लिया बी के साथ तो 2 और 3 हमारा आंसर आया। सो हम कह सकते हैं ए और बी हमारे ओवरलैपिंग है, ओवरलैप ही कर रहे हैं ना। देखो बी के अंदर भी ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 2 3, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों ओवरलैपिंग है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट बोथ ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू वेन डायाग्राम्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर सवाल आता होता है। मैं कोशिश करूँगा विजुअली भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ और आप लोगों को समझ आ जाए मेनली इसके कॉन्सेप्ट की। ठीक है, वेन डायग्राम्स यूज सर्कल्स टू रिप्रेजेंट सेट्स विद अ रेक्टेंगल ब्ला ब्ला ब्ला। ये हम इसमें जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैं आप लोगों को एग्जांपल एक करके बताता हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि ए है हमारे पास एक सेट जिसमें 1 2 3 है, ठीक है, और एक हमारे पास सेट है बी जिसमें है जी हमारा 4 5 एंड 6। ठीक है, बहुत आसान एग्जांपल्स मैं लेके आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को मैंने क्लियरेंस देनी है। कोई चीज़ एडवांस पे ऐसे नहीं आप लोगों को समझा देनी। वो जो एडवांस क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे मॉक एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो हम प्रिपेयर करेंगे एट द वेरी एंड, जो कि हम लोग आप मेरी टीम पूरी बैठ के बनाएगी और उसको आप लोग अटैम्प्ट करोगे। अभी के लिए ये आपके जो सवाल हैं ये हैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाने के लिए, तो ये चीज़ याद रखना। अब हम कह देते हैं सपोज आपसे पेपर में सवाल आता है कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा इसका? मैंने कहा था कि सारे एलिमेंट्स को जो ए में भी मौजूद हैं बी में भी मौजूद हैं आप उसको ऐसे लिख देते होते हो। ठीक है, ये है आपका ए यूनियन बी। आसान अल्फाजों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, हमारी देसी ज़बान में बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि कंफ्यूज करूँ डेफिनेशन से आप लोगों के ऊपर मारूँ कि आप लोग रट्टे लगाओ। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, डेफिनेशन आप लोग कर लोगे। ए यूनियन बी हमने लिख दिया। आपको पेपर में 4 डायग्राम से दें एमसीक्यूज में, कहें कि इसमें से कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है वेन डायग्राम ए यूनियन बी को। ओहो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं होता, सर्कल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के सर्कल्स होते हैं। ठीक है, ये जी आपके सर्कल्स हो गए दो, ए और बी के।
जो आपने सेट बनाया उसको आपने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये होती है आपकी वेन डायग्राम, ठीक है। और ये मेनली एक बॉक्स में होती है इस तरह से, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल सेट। ये आपका इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट, एंड मैंने बाय मिस्टेकिंगली रिफ़्रेश कर दिया हमारा बोर्ड। एक सेकंड में रिफ़्रेश बैक हो जाएगा, जस्ट गिव इट अ सेकंड, अ मिनट। ठीक है, यहाँ आ गए दोबारा, ओके। सो ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल एरिया, ठीक है। ये जो हमारा होता है जिसके अंदर हमारे सेट्स होते हैं मौजूद, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं यू। मेरा पेन चेंज कर लूँ मैं, यस यू, ठीक है। यहाँ पे होते हैं दो सर्कल्स। अब अगर ए यूनियन बी पूछा जाए तो ए यूनियन बी क्या था कि ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारा सेट बनेगा ए यूनियन बी का, उसमें ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। तो आप ए को भी सर्कल करोगे, मतलब आप हाईलाइट अंदर ऐसे लाइनें लगा दोगे ए के अंदर, और बी में भी लाइनें लगा दोगे, ठीक है। इसको हम यूनियन ले ही लेते हैं, मैं आप लोगों को ले के बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग रुकें, इसको हम इरेज करते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे एक बना के आप लोगों को बता देता हूँ। हम इसको इस तरह से बनाते हैं दो सेट्स के यूनियन को, ठीक है। अब हम इसमें ये जो एरिया है हमारा, ये कॉमन एरिया है, ठीक है। ए और बी के दरमियान ये जो एरिया है, ये कॉमन एरिया है। इस पे हम आते हैं। अभी के लिए आप ये बताओ कि ए का सेट ये है, बी का सेट ये है। जब हमने इसका यूनियन लिया तो हमारे पास ए के भी एलिमेंट्स आ गए, बी के भी एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। तो मैं इसको भी इस तरह से कर दूंगा, लाइन्स लगा दूंगा सिर्फ ए पे, लेकिन कॉमन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कॉमन कोई भी नहीं था हमारे पास सिर्फ ए के भी सारे आए हैं और बी के भी सारे आए हैं। सो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ए इंटरसेक्ट बी, और सपोज करो यहाँ पे आपका एग्जांपल में हमारा होता, ए की वैल्यू होती हमारी वही 1 2 3 और बी हमारे पास आ जाता है इस दफ़ा 2 और 3, ठीक है। अब मैंने इंटरसेक्ट बी निकाला तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्ट बी आएगा हमारे पास 2 और 3। अब मैं इसको बनाता हूँ वेन डायग्राम के ऊपर। इंटरसेक्ट का मतलब है, यही दोबारा से हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल एरिया। इसमें हमारे दो सर्कल्स होंगे ए, और यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे बी के साथ। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब है कि जो एलिमेंट्स कॉमन है, हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं। ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, मुझे बताओ कॉमन रीजन कौन सा है। यहाँ पे कॉमन रीजन ये है हमारे पास, ये देखो, ये रीजन कॉमन है। तो हम इसको लाइंस लगा देंगे इसके अंदर, जैसे हमने ऊपर लाइंस लगाई थी इनमें ए और बी के अंदर, बिकॉज यहाँ पे यूनियन में सारे एलिमेंट्स थे ए के भी और सारे एलिमेंट्स थे बी के भी, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हम लेते होते हैं। तो ये सिर्फ एरिया है जो कि कॉमन है, सो हम इसको लाइंस लगाएंगे। दिस विल बी द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, एंड दिस विल बी द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेशक अब आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी तक भी दे दें, तब भी आप लोग इसको बना सकोगे। आपको ये चीज़ वो बताते हैं पेपर में कि ए इंटरसेक्ट बी करो, ए यूनियन बी करो, ठीक है, और इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करो, या ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी, इस तरह रिप्रेजेंट करो। तो अब आप लोगों को पता है कि ए और यू बी जो है, अगर मेरा ये इसकी मैं बनाऊँ, ए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब ये है कि मेरे बी का इंटरसेक्ट है सी के साथ। मतलब यहाँ पे अगर एक और रीजन होगा जो कि इस तरह से मैं लगा दूँ सी, तो बी का इंटरसेक्ट है सी के साथ, तो ये वाला एरिया मेरा कॉमन होगा, ठीक है, इन दोनों में। तो इसको मैं हाईलाइट करूँगा और यहाँ से मैं इरेजर से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ए का है यूनियन बी के साथ। तो ये इसकी बनेगी इस तरह से, यूँ, और ये था यूनियन, ठीक है। इसको भी आप सर्कल करोगे, ठीक है। ये इंटरसेक्ट वाला पार्ट में यहाँ पे तो साफ नहीं आ रहा, हम इसको क्लियर कर दें ताकि ये आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये ए है आपका, ठीक है। इसमें आपने इस हिस्से को नहीं किया लाइन, आपने सिर्फ ए और बी को लगाया है, ठीक है। ये यूनियन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी आप लोगों की ये बन रही है। और अक्सर वो ब्रैकेट लगा के आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है जिस चीज़ के भी बाहर ब्रैकेट हो उसको आपने पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। होप दिस क्लियर्स आउट योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस वेन डायग्राम। नाउ कमिंग ऑन टू सम कॉमन सेट नोटेशन। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया है। इंटीजर्स का भी आपको पता है, -2 -1 0 1 2 3
बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, वही होल नंबर्स वगैरह, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे हो सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स आपको पता है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो चीज़ भी लिखी हो, 1 2, ये पॉइंट में भी हो सकती है, 0.5 इस तरह भी लिखा हो सकता है, ये आप कहोगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह रियल नंबर्स आप कह सकते हो। इसी तरह इवन इंटीजर्स आपको दे दिए जाएँ सिर्फ 2 4 6 8, तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इसी तरह ऑड का भी आप बना सकते हो, प्राइम नंबर्स का भी आप बना सकते हो, और होल नंबर्स का भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर कहा जाए एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 5, तो सबसे पहले बताया कि एक कंडीशन, एक नंबर ले लो, एक्स सपोज कर लो कि आपका नंबर है, ठीक है, एक्स इज़ आपका नंबर है, ठीक है। आप कह देते हो कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड, ये एंड कहा गया। अब आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहे हो। एक आपने सबसे पहले बता दिया कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ये कंडीशन आपने बता दी कि एक्स सच दैट एक्स इज अ, एक्स बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स, एक्स आपका ऑड इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अब एक्स की रेंज क्या होगी, एक्स की रेंज होगी कि 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू है, ये सेट की फॉर्म में लिखेंगे हम, ये आपकी क्या थी, ऊपर आपको याद होगा सेट बिल्डर नोटेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था कि आपका जितने भी नंबर्स हैं, एक्स आपका बड़ा है 1 से, बड़ा है या इक्वल है 1 के, एंड लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब एक्स आपका बड़ा है 1 के, इक्वल है 1 के, एंड लेस देन इक्वल टू है 5 के। इसमें हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1, इसमें हमारे पास आ जाएगा, ऑड की बात हो रही है तो ऑड में 3 और एक 5, ठीक है। ये 3 नंबर्स आपके आ जाएंगे अगर हम नंबर्स भी निकालें, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट। लास्टली अब हमारी आखिरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं आप लोगों को इसमें कवर कर देता हूँ, एंड दिस विल रैप अप अवर एक्सरसाइज एज वेल एज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कंफ्यूजिंग है, एंड आई होप कि सब आपको अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एम्प्टी सेट एज अ सोल्यूशन पे। सम कंडीशंस रिजल्ट इन एन एम्प्टी सेट इफ़ नो एलिमेंट सेटिस्फाई द रूल, ठीक है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी, जैसे मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल दी थी कि ऐसा सेट बनाओ जिसमें तमाम वो लोग मौजूद हों जो कि 12 इंच से बड़े हैं, ठीक है, कद में, ठीक है। सो ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वेग कंडीशन या कोई भी ऐसी चीज़ आपको पेपर में या एमसीक्यू में पूछी जाए, ठीक है, और कही जाए, आप लोगों ने उस पर यकीन नहीं कर लेना। अगर एग्जांपल में एम्प्टी सेट ऑप्शन में मौजूद है तो पहले एक दफ़ा उसको सॉल्व करना, देखना कि वाकई ये डिसप्रूव तो नहीं हो रही या कोई रूल इसका ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर तो ब्रेक ना हो रहा हुआ तो फिर आप उसको देख सकते हो, लेकिन अगर ब्रेक हो जाए या कोई ऐसी वेग कंडीशन हो, जैसे कि मैंने वो हाइट वाली एग्जांपल दी है, तो वो हमेशा एम्प्टी सेट के अंदर रिजल्ट करेगी, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स वेयर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, एक्स वेयर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि एक्स प्लस 4 जो है जी आपका इक्वल टू है जी 0, ठीक है। इसको आप लोग लिखो, पहले तो आप लोग इसको लिखोगे सेट बिल्डर नोटेशन में, वही सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एक्स प्लस 4 को 0 के इक्वल करते हो, ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये जब आप उस तरफ लेके जाते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, -4 नेचुरल नंबर नहीं है, इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर आप इसको कह सकते हो, लेकिन इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। सो जो सेट है आपका वो होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। ये इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दिस विल द एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसकी एक कंडीशन वही है जो मैंने आपको बताई है हाइट वाली, कि आप ऐसी एक वेग कंडीशन दे रहे हो जो कि है ही नहीं, या एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो वहाँ पे हमारा सोल्यूशन होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी चीज़, सेट डिफाइंड बाय इक्वेशंस। अ सेट कैन बी डिफाइंड बाय एलिमेंट दैट स्पेसिफाई स्पेसिफिक इक्वेशन और कंडीशन। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कहा जाए आप एक ऐसा सेट बनाओ, ठीक है, जैसे जहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आप लोग बहुत आराम से बना सकते हो। आप ये देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरी एक बात सुन लो, अब मेरी एक बात सुन लो, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखो एम्प्टी सेट में ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर नहीं होता। अगर आप एक्स का स्क्वायर ले लो, ठीक है, रैशनल नंबर एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप एक्स का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर को ख़त्म करो ज़रा। मुझे एक बात बताओ, जब ये स्क्वायर ख़त्म होगा यहाँ पे आपका
अंडर रूट चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अंडर रूट 2 मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। और क्यों ये मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। जो जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इर्रेशनल की आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 आर इर्रेशनल, सो नो रैशनल नंबर सेटिस्फाई दिस। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो जो उसने कही है कि अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप करके इसको देख सकते हो बेशक, ठीक है। सो द सेट इज़ एन एम्प्टी सेट, एज आपको ऊपर बताया है, जहाँ पे आप लोगों की नहीं प्रूव हो रही होगी वहाँ आपका एम्प्टी सेट ही सोल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर इस तरह से लिखा जाए एक चीज़ और अगर एक चीज़ को इस तरह से लिख दिया जाए तो दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये एक चीज़ सेम है, याद रखो ये एक सेट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सेट है और इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टू एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या हैं? ए एक एलिमेंट है और बी दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक सेट है जिसके अंदर एक और सेट है, ठीक है, और वो सेट है आपका ए और बी, ठीक है। ये पूरा एक सेट है जो कि एक सेट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एक सेट है हमारा बाहर, उसके अंदर एक और सेट पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक ही सेट है और इसके अंदर दो एलिमेंट्स पड़े हैं, तो आप इसको कहोगे टू एलिमेंट्स, ठीक है। ये वन एलिमेंट होगा, ये वन एलिमेंट होगा, ठीक है, ये एक पूरा एलिमेंट होगा। आई होप दिस क्लियर्स आउट एज वेल। आगे मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है कि 1 2 हैज़ एलिमेंट्स 1 और 2। अगर आप 1 और 2 लिखो, ए और बी की जगह 1 और 2 लिख दो, तो दो एलिमेंट्स होंगे 1 और 2। इसी तरह आप बाहर एक सेट तो उसके अंदर एक सेट डाल दो, वही 1 2 का, तो वो एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ठीक है। ये आप याद रखना। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं सेट की? बहुत आसान है। लास्टली हमारा यही है कि स्टेटमेंट्स अबाउट सेट, ठीक है, कैन बी वैल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। हम उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू है या ये चीज़ फॉल्स है, एक स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर तो 1 2 इज इक्वल टू 2 1, ये मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि ये होगा जी हमारा इक्वल, ठीक है, सेट्स आर इक्वल, ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह अगर ये हो जाती 1 2 और यहाँ मैं लिख देता जी कुछ और, मैं लिख देता 1 2 3, तो ये इक्वल नहीं है, ये होती है हमारी स्टेटमेंट फॉल्स, इसको हम कहते हैं फॉल्स है, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट योर डाउट ऑन द एक्सरसाइज। थोड़ी लेंथी थी लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करूँ आसान तरीके से आप लोगों के लिए। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोग नए हैं चैनल को फॉलो कर लें, आप लोगों के लिए एफर्ट्स हो रही हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको भी पर्सनली रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि आप दूसरों का भी बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग इस प्लेलिस्ट को देखेंगे उन सबका बेनिफिट होगा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग इसको देख सकें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा सारे लोग इससे उठा सकें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने की, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में कि मेरे अपने एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिनकी वजह से थोड़ा-सा इशू आ रहा है बीच में। सो होपफुली आफ्टर 3rd ऑफ जून हम इसको कंसिस्टेंटली 2 वीडियोज़ पर डे के हिसाब से अपलोड करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके हम इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। माय नेम इज़ एक्सपर्ट गाय एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस। विद बाय। How could I know it would be